तो अभी तक आपका यही काम था कि आप जिस तरीके से, जैसे पहले उस लेफ्टिनेंट जनरल को पकड़वाया, बाबा जी को, उसके बाद फिर आपने इन लोगों को पकड़वाया, तो ये जो मेन कहानी है, जो आपने इंडियन लायंस बनाया, एक अपना आउटफिट बनाया, क्योंकि ये तो पकड़वाने वाली बात है, तो ख़त्म आपको लग रहा था इस टाइम पे कि क्या कहाँ जा रही है ये जो हमारी लड़ाई है, कि ये ख़त्म कैसे होगी? उस टाइम पे आप क्या सोच रहे थे? उग्रवादी पकड़े तो जा रहे थे, एनकाउंटर भी हो रहे थे, मगर जो पकड़े गए उनका एनकाउंटर नहीं हो रहा था, जो सच में एनकाउंटर हो रहे थे। अच्छा। हाँ, मुकाबले हो रहे थे, मगर उग्रवाद ख़त्म नहीं हो रहा था, दिन ब दिन बढ़ रहा था। भर्ती बड़ी हो रही थी, जहाँ जो रिक्रूटमेंट जो जहाँ से भर्ती हो रही थी वो थे वो भोग के समागम। और उसमें क्या होता था कि और जैसे बागी हो रहे थे लोग, इनको देख देख कर ये भाषण देते थे भी एक भी हिंदू बचना नहीं चाहिए, खालिस्तान बनाना है, हिंदू हमारे कट्टर दुश्मन हैं, ऐसी बातें। और जो नौजवान लड़के थे वो एक तो अनपढ़ता थी, गरीबी भी थी, पढ़े लिखे लोग भी गए हैं, ऐसा कि नहीं गए हैं, पर जब ब्रेन वॉश हो गया तो हो गया, ये नेता लोग करते थे। अब मुझे लगा यार इन नेताओं को कुछ किया जाए, इनको रोका जाए। भाई अगर ये लोग ये भाषण ना दें तो उग्रवाद ऐसे ही बनाते रहेंगे और बिल्कुल ऐसे बनते रहेंगे, ये तो ख़त्म हो ही नहीं सकता कभी भी। हम अपनी मेहनत करके, फोर्सें अपनी मेहनत कर रही हैं, और 4 पकड़े जा रहे हैं तो 10 पैदा हो रहे हैं। और समागम को एक थोड़ी होता था, एनकाउंटर भी रोज होते थे, तो समागम भी मतलब कम से कम हफ्ते में कहीं ना कहीं 1-2 समागम तो होते ही थे, कभी इस जिले में कभी उस जिले में। तो जितने जो इनके लीडर थे वो तो मुझे सारे पता ही थे, कौन कौन कहाँ कहाँ है। संधू के टाइम भी देखे थे, वैसे भी सारे देखे थे। तो सोचा अभी क्या करूं। अच्छा, उधर इन्होंने क्या किया था, खालिस्तान वालों ने, इन्होंने एक पैरेलल सरकार घोषित कर रखी थी अपनी। उसमें प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है खालिस्तान का, जैसे वो जगजीत सिंह चौहान प्रधानमंत्री था। अच्छा। हाँ, और इस तरह एक वो इनका डिफेंस मिनिस्टर था, एक जैसे वो कोई इंटेलिजेंस का मिनिस्टर था, ऐसे बना रखे थे सारे के सारे। एक तरह से पैरेलल गवर्नमेंट, जैसे भी ये जो उग्रवादियों की जो जथेबंदियाँ थी, इनके अंदर भी जैसे इनके बना रखे थे, केडर दे रखे थे, वहाँ भी दे रखे थे। तो सोचता रहा कि क्या करूँ, पर यही आया भी इनको समझाया जाए, कोशिश की जाए। तो सबसे पहले फिर हमने उनका डिफेंस मिनिस्टर को चुना भी चलो अगर ये रुक जाए तो हो सकता है दूसरे भी रुक जाएं। फिर मैं उसको मिला। कौन था डिफेंस मिनिस्टर? उसका नाम नहीं लूँगा मैं। अच्छा। उस डिफेंस मिनिस्टर को फिर मैं उसके घर जाकर मिला, खुद गया हूँ। जाकर मिला उसको, फिर वही बातें समझाई उसको कि भाई हमारा जो जन्म हुआ है, हम हिंदुओं के बीच से तो आए हैं, हमारे 5 प्यारे भी हिंदू ही थे, हमारे गुरु भी सारे खत्री थे, और हमारी जो गुरबाणी है, जितने हमारे नाम हैं गुरुओं के भी, रामदास हैं, हरिकृष्ण हैं, गोविंद हैं, यही नाम हिंदुओं के हैं, यही हमारे हैं। और ये कोई 1000 साल पुराना इतिहास तो है नहीं, इतिहास नहीं, ये मिथ्यास है, ये तो इतिहास है। और वो तो गुरुओं की पूजा करते हैं, हम लोग उनको दुश्मन मान रहे हैं। वो उसने 2-4 बातें सुनी, फिर उसने वही बात कह रहा, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है, वही डायलॉग उसने भी मार दिया। बस फिर क्या, मेरी आत्मा ने भी कह दिया भाई ये इसका वध भी जायज़ ही है। जब ये बेगुनाह लोगों को मारने को जायज़ ठहरा रहा है तो इसका वध जायज़ है, होना चाहिए। बस फिर वो उल्टा मुझे क्या कह रहा है, देख तू हिंदुओं की तरफदारी मत कर, ये हमारे दुश्मन हैं। इन्होंने वो गुरुओं के साथ वो पहाड़ी राजाओं ने जंग की, वो सारे हिंदू थे, और भी मतलब वो गंगू जो था, चंदू था, हाँ, वो सारे ऐसे करके उसने वही पुरानी वो हाँ, जो आज भी चलती आ रही है। हाँ, वही हिस्ट्री। हाँ, तो मैंने कोशिश तो की समझाने की कि भाई वो पहाड़ी राजे थे, पब्लिक थोड़ा थी, हम तो पब्लिक को मार रहे हैं, पब्लिक ही तो थी, हम कौन सा कोई हिंदुओं के लीडरों को चुन चुन के भी ऐसे बसों से उतार के मार रहे हैं, ट्रेनों से। यानी कि वो नहीं माना जी, किसी बात को नहीं माना। तब वो नहीं माना तो फिर हमने भी मोहर लगा दी उस पर। तो जी अब मैंने पहली बार फिर कपूरथला से
लड़कों को बुलवाया, आ जाओ भाई, आ गए। फिर उनको मैंने समझाया कि देखो, जब तक उग्रवादी अंदर से जो नीचे से जो पैदा हो रहे हैं ना, जब तक इनको नहीं रोका गया, उग्रवाद कभी शांत नहीं होगा। हम बूढ़े भी हो जाएंगे तब भी ये उग्रवाद शांत नहीं होगा। इसलिए इनको हटाना पड़ेगा, इनके अंदर डर बिठाना पड़ेगा, इनको भी डर लगे कि हमारे ऊपर भी कोई है। तो लड़के, हरीश भी बेचारा, उसने कौन सा ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया था। एक बार तो वो भी डर गया, कह रहा काके पा अगर इनको मारेंगे तो हमें फांसी हो जाएगी। मैंने उनको फिर जैसे वो मुझे पंथ खतरे में बताते थे, तो मेरे पास तो क्रांतिकारियों की कहानियाँ थी, और भगत सिंह की थी, चंद्रशेखर आज़ाद थे, शहीद उधम सिंह थे, मदन लाल ढींगरा थे। मैंने उनको इनकी कहानियाँ सुनाई कि देखो, हमारे लिए आज हम जो आज़ादी का सुख मान रहे हैं, हमारे लिए कितने लोग फांसी चढ़ गए, हम भी चढ़ जाएंगे, फिर क्या होगा। अब ये लोग तो सीधा सीधा पाकिस्तान से इनको फंडिंग भी हो रही है, इनको वेपन भी आ रहे हैं, और वो दुश्मन मुल्क है, वहाँ से हथियार आ रहे हैं। एक तो यह सुनी सुनाई बातें, एक मेरे तो सामने हो रहा है सारा कुछ। बिल्कुल। और मैं तो इनसे बात भी करके आया हूँ। वो कहते हैं जी हिंदुओं को मारने पर ध्यान दो, इनकी तरफदारी मत करो। अब बताओ इनको क्या करूँ। अच्छा, उससे पहले ना मैंने विर्क साहब और अरोड़ा साहब से बड़े तरीके से बात की थी। ऐसा कुछ बताया नहीं था, बातों बातों में इसको मैं जैसे कहते हैं ना, चेक किया था कि ये क्या बोलते हैं इनके बारे में, लीडरों के बारे में क्या होना चाहिए इनका। तो बातों बातों में भी ये क्या हो रहा है, ये ऐसे भाषण दे रहे हैं। तो उन्होंने मतलब वो कानून के बंधे हुए थे भाई, देखो इनको अगर बंद कर भी देते हैं 2-4 महीने में, 6 महीने में, साल में ये छूट जाते हैं। और जब ये जेल में भी होते हैं ना, तो इनकी चिट्ठियाँ काम करती हैं। सही बात है। चिट्ठियों से काम चलाते हैं, क्योंकि अगर कोई एक जेल में चला गया, वहाँ समागम हो रहा है, उसकी चिट्ठी वहाँ पढ़ी जा रही है भाई, वो ये फलाना सिंह की चिट्ठी आई है जी। वो कई वो तो खाड़कुओं की चिट्ठियाँ, जो उग्रवादी जो भागे हुए थे, ये फलाना खाड़कू की चिट्ठी आई है, बड़ी बड़ी, ये मानवचाल की चिट्ठी है, ये फलाने की चीफ जनरल की है, ये बुद्ध सिंह वाला की है, ये अवतार सिंह ब्रह्मा की है, जो नामी उग्रवादी थे उनकी चिट्ठियाँ पढ़ी जाती थी। कई बार तो उनके लड़के स्टेज पर भी आ जाते थे 47 लेकर, मतलब बेखौफ थे सारे। पंजाब के जो हालात थे, पंजाब गड़बड़ग्रस्त इलाका घोषित था, राष्ट्रपति राज लागू था। 6 बजे तो समझ लो पुलिस स्टेशन भी बंद हो जाते थे, नेताओं के मर्डर हो रहे थे, फौज के मर्डर, वो अपना CRP BSF जो भी मिलता था उन सबको मारा जा रहा था। मीडिया वाले जो थे उनको भी मारा जा रहा था। मीडिया के भी सैकड़ों के हिसाब से जो लोग अखबारें बेचने वाले बेगुनाह लोग, उनको मारा जा रहा था, मारे गए थे। अब पंजाब के किसी समूह लगा लो, इनका 150 से ज़्यादा मारा गया आदमी वहाँ पर। यानी किसी को भी ये छोड़ नहीं रहे। पुलिस अफसरों को मार रहे थे, पुलिस के जवानों को मार रहे थे, उनके परिवारों तक को मार रहे थे। जो अदालतें थी वो भी सजा नहीं दे पा रही थी, क्या वो खुद डर रहे थे। आपको कोई गवाही नहीं है, अदालत क्या करेगी। तो इनको हटाए बगैर ये बस बनेगी नहीं। वो तो जड़ आपने ढूंढी कि ये जो लीडर हैं, हाँ ये है ही जड़ थे, हाँ ये पैदा कर रहे हैं, हाँ ये जड़ ही थे। तो फिर वो लड़कों को समझाया कि देख फांसी नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमें उम्र कैद होगी। तो फिर क्या होगा, जैसे मान लो मेरी उम्र 28 साल है, अगर हमने पंजाब में शांति ला दी, ये 2-3 साल की सारी गेम है, इससे ज़्यादा नहीं है, ला दी, हम 10 साल काट भी लेंगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, हम कौन सा बुढ़े हो जाएंगे। मगर एक बार शांति तो हो जाएगी, लोग तो चैन से जी लेंगे, पब्लिक ऐसे तो नहीं मरेगी ना, क्योंकि मरवाने वाले तो ये हैं। ये किसी को वेपन देते हैं, अगर वेपन नहीं देते उसको उस जगह पहुंचा देते हैं जहाँ से वेपन मिलते हैं। ये जो और लोग थे जो कैट बन रहे थे, या कम से कम जो मारे जा रहे थे एनकाउंटर में, ये तो ब्रेन वॉश्ड थे, ठीक है, लेकिन जो ब्रेन वॉश करने वाले हैं उनका कैसे बदलोगे आप? हाँ, उनको तो ख़त्म ही करना पड़ेगा। बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। तो फिर कैसे शुरुआत हुई उसकी? बस फिर वो पहला नंबर डिफेंस मिनिस्टर का, ये फिर मान गए लड़के अपने, फिर हरीश था और लड़के थे, इनको भेजा, 2 ही लड़के गए। फिर इनको मैंने, जाओ भाई, ये उसके घर गए। अच्छा। गए, इन्होंने उसको ठोक दिया। अच्छा। बिल्कुल, पहले को ठोक दिया, जैसे वो ठुका, पहला ही मर्डर था उनका? पहला ही था।
ज़िंदगी में उन्होंने कभी थाना नहीं देखा था, वो कुछ ना उन्होंने कभी किसी कहते हैं ना कुत्ते को सोटी भी नहीं मारी, वो हाल था ना। वो हरीश भी मेरी तरह था बचपन से, कबूतरबाज लड़ाके कम ही होते हैं, वो भी कबूतरबाज था, हम भी कबूतर वाले थे, शांति पसंद लोग थे। ये तो हम मजबूरी में हम लड़ रहे थे, भगवान ने समझ लो जहाँ हमारी ड्यूटी लगा रखी थी कि लड़ना है इनसे। फिर वो जब वो पहला मारा गया इनका डिफेंस मिनिस्टर, तो मीडिया में आ गई ये बातें, मीडिया में ये शोर मच गया, सरकार ने मरवाया, पुलिस के कैटों ने मारा इसको। मैंने देखा यार ये तो बात ही उल्ट साइड में चली गई है, ये तो सारा इल्ज़ाम सरकार के ऊपर आ रहा है, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर सोचा, दिमाग में आया कि चलो इसकी जैसे ये जिम्मेवारियां लेते हैं, हम इसकी जिम्मेवारी लें कि हमने मारा है, और हम हैं कौन, कैसे बताएं। बस अपने आप ही फिर भगवान ने फिर जो स्कीम दी, इंडियन अलायंस नाम सोचा अपने आप ही। नाम कहाँ से है, मतलब अपने आप ही बस बैठे से ऐसे सोचा है ऐसे जैसे कईयों के नाम दिमाग में आए, ये वो करते करते इंडियन अलायंस दिमाग पर आके बात टिक गई। अब इंडियन अलायंस का जनरल कौन होगा, उसका मुखी कौन होगा, वो सोचा। करते करते वो दयाल सिंह नाम फाइनल हो गया, दिमाग में फाइनल होगा सारा कुछ, वो हो गया। बस फिर क्या था, एक कागज़ उठाया, पेन, स्केच पेन मंगवाए जो बच्चों वाले होते हैं, वो अपने आप ही उसका वो बनाया, झंडा वंडा बना के तिरंगा झंडा बनाया, उसके ऊपर लिख दिया एक साइड में इंडियन एक साइड में अलायंस, बीच में वही जो झंडा तिरंगा झंडा अपना बना के फिर जिम्मेवारी लिख दी भी ये खालिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर को मारने की जिम्मेवारी हम लेते हैं, इंडियन अलायंस। और आप सुखविंदर सिंह से बन गए जनरल दयाल सिंह। बस फिर जब वो जिम्मेवारी छपी तो शोर मचा, और हमने ये वार्निंग दी थी कि जो भी इंसान बेगुनाहों के कातलों को सम्मानित करेगा और लोगों को उकसाएगा, उनका समर्थन करेगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, जो आदमी तौबा कर लेगा कि भाई मेरी बस, उसको हम कुछ कहेंगे नहीं। जो बार बार जाएगा उसकी पिछली माफ़ी है, अब नहीं। मगर हुआ क्या, इसका जो भोग जो मनाया गया, अब उसके ऊपर जो मेन आदमी आया, सबसे आगे बोलने वाला, 10 दिन बाद जैसे मनाया जाता है, हमने जब देखा कि अब ये आ गया है, चलो फिर लड़के भेजे, उन्होंने उसको भी गोली मार दी। मर गया? नहीं, वो बच गया। अच्छा, वो बच गया। बस उसके बाद फिर एक और था, वो भी ऐसे ही इनका खालिस्तान का मंत्री वगैरह था, मुझे ध्यान नहीं। तो हमने सोचा चलो अब उसका नंबर लगाते हैं। उसके घर भी मैं फिर गया पहले। अच्छा, आप खुद गए? बिल्कुल गया जी। हमने वो, अब ये दूसरे वाला जो था, इसको तो हमने मीडिया में वार्निंग दे दी थी, इसके घर जाने का तो मतलब ही नहीं था ना। जब हमने मीडिया में ही वार्निंग दे दी तो पहले को तो उसके घर जाकर समझाया, नहीं समझा, उसने तो बोल दिया मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। दूसरा जो आया वो तो वार्निंग के बावजूद आ गया। अब जो तीसरा था उसको समझाना बनता था हमारा, वो तीसरे के घर में फिर गया। यही से, क्योंकि मैं तो वो लेफ्टिनेंट जनरल भी था एक तरह से, या एरिया कमांडर, जो भी मुझे ध्यान भी नहीं क्या कहते थे वो। तो सुखविंदर सिंह, खालिस्तान कमांडो फोर्स के भी थे आप? खालिस्तान कमांडो फोर्स का जो था, मेरे नाम की जिम्मेवारियां छपती थी। ऐसा ना, जैसे राजस्थानी ग्रुप पूरे पंजाब में था। तो बेसिकली सुखविंदर सिंह खालिस्तान कमांडो फोर्स में थे और जनरल दयाल सिंह इंडियन अलायंस में थे। इंडियन अलायंस में अब वो था ना, जैसे रणजीत सिंह राजस्थानी ग्रुप में हमारा नाम था, वो जैसे जहाँ भी वो कोई मर्डर करते थे, कहीं भी किसी को मारते थे, तो जिम्मेवारी लेते थे। उस जिम्मेवारी में मेरा नाम होता था। मैं चाहे जलंधर में हूँ, वो मर्डर लुधियाना में हुआ है, पटियाला में हुआ है, तो उसमें ये क्या होता था कि ये लिखते थे जब जिम्मेवारी लेते थे कि वे इतने खाड़कू सिंहों की एक मीटिंग हुई, इस मीटिंग में इतने लोगों ने भाग लिया, उसमें ये मेन आदमियों के 10-12 नाम लिख के शामिल थे, और हम इनको मारने की, फलाने पुलिस के मुखबर को मारने की जिम्मेवारी हमारी, पुलिस वाले को जिम्मेवारी हमारी, वैसे जिम्मेवारी छपती थी। तो ऐसे ही आपने भी शुरू कर दिया। नाम तो मेरा फेमस था ही था। अब जो तीसरे पर मैं जब गया हूँ तो उसने भी यही बात, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, ये तो हमारे दुश्मन हैं, इन्होंने हमारे गुरुओं को शहीद करवा दिया, ये तो गुरुओं के साथ ऐसा करते थे। मैं बड़ा हैरान था यार, इतनी उम्र होगी इन लोगों की, इतने समझदार पढ़े लिखे लोग,
और ये सोच इनकी। मगर वो एक्चुअली क्या है कि जब भिंडरावाला जो था, जिनका गुरु जैसा होगा चेले भी तो आगे वैसे ही होंगे ना, उसको ये संत मान रहे थे। इसके साथ क्या किया आपने? हमारी इसको फिर अभी नहीं माना तो फिर हमने इस पर भी लड़के भेजे। अच्छा। उन्होंने इसको अभी जाके ठोक दिया, मर गया? मर गया वो भी। वो मर गया, उसकी भी जिम्मेवारी ली गई। फिर तो दहशत हो गई होगी, पूरी दहशत जी, इंडियन लायंस की। हाँ बिल्कुल, वो इतना डर गए। और उस दिन हुआ क्या, जब ये मरा ना तो सुरेश अरोड़ा जो थे एसएसपी, ये वहाँ गए इंक्वायरी के लिए पता करने को। जो कोई होता था अफसर जाते ही थे, ये अफसर वहाँ गए, इनके घर में बैठे, पूछताछ करी। तो सुरेश अरोड़ा को उन्होंने बताया भाई, उन्होंने पूछा भी कोई आया गया फलाना दिगड़ा, कोई घर कोई बताओ। उन्होंने मेरा नाम ले दिया। सुखविंदर आया था? हाँ, 2 दिन पहले यहाँ वो आया था ऐसे। बस वे इसी बात से अरोड़ा साहब को खुड़क गई कि सुखविंदर आया था। वो तो अपना टारगेट लेके चला हुआ कि इनको ख़त्म करना है। बस उन्होंने, और क्योंकि आपने पहले डिस्कस करी, मैंने कुछ बताया ही नहीं था ना, बताया नहीं था, लेकिन आपने उनके विचार जानने की कोशिश करी, तो उन्होंने कनेक्ट कर लिया, वो कनेक्ट कर लिया उन्होंने सारी बात। फिर आपको बुलाया? फिर मुझे बुला के मुझे उन्होंने कहा भाई, मेरा कोड नेम था वहाँ अमरजीत। अच्छा। हाँ, मुझे कह रहे अमरजीत, क्योंकि बाहर जैसे फ़ोन कर रहे हैं अमरजीत के नाम से करते थे। ठीक। मैं कह रहे अमरजीत एक बात पूछूं, झूठ मत बोलना। मैं कहा सर पहले कभी झूठ बोला आपसे? कह रहा नहीं। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ था, जब पहले हुआ था ना वो डिफेंस मिनिस्टर का मर्डर, तो ये मुझे कह रहे थे कि दयाल सिंह को ढूंढो। कौन कह रहा था? यही अरोड़ा साहब, दयाल सिंह कौन आ गया? दयाल सिंह, इंडियन लायंस कौन आ गई? कौन आ गई है? अब मैंने कहा चलो ढूंढते हैं, कोई बात नहीं। और आईबी वाले भी सरगर्म हो गए थे। दूसरे जब 10 दिन बाद दूसरे पर गोली चल गई थी, तो इंटेलिजेंस वाले भी सरगर्म थे, वो भी पहुंचे थे इनके पास कि कौन है दयाल सिंह। तो विर्क साहब ने कहा था भी कोई आएगा इनका आदमी पकड़ में, फिर सारा पता चल जाएगा। अभी तो हमें पता नहीं, वो पता भी नहीं था, अब पता लग गया उनको। तो अरोड़ा साहब ने जब पूछा कि दयाल सिंह हो तुम? मैं कहा यस आई एम दयाल सिंह, यस आई एम आयरन मैन। बिल्कुल। और खुश हुए वो। अच्छा। उन्होंने कहा कमाल हो गई कि पहले ये लोग जब आते थे ना मेरे ऑफिस में, तो अपनी तलवार मेरे टेबल के ऊपर रखते थे और कहते थे इसको छोड़ो, और इतना दबाव डालते थे, हमें लोगों को छोड़ना भी पड़ता था, उग्रवादियों को भी छोड़ना पड़ता था। अब दबाव पड़ेगा, अब मुश्किल हो जाती थी। मगर अब जब से इंडियन लायंस बनी है, अब जब ये आते हैं तो तलवार गेट के बाहर रख के आते हैं और अंदर आ कहते हैं कि हमें बचाओ, हमें सुरक्षा दो। मैं सर इसीलिए तो किया था, इनके अंदर डर बैठे, इनको पता लगे, ये सिक्योरिटियों के लिए भागें। अच्छा, उसमें एक और भी हुआ था ना, जलंधर में 2 लड़के ऐसे ही, 4-5 लड़के दारू वारू पी रहे थे, तो किसी ने ऐसे ही जैसे फुकरपने में कह दिया हम हैं इंडियन लायंस। अच्छा। वो खबर पहुंच गई बब्बर खालसा तक, वही आदमी होगा उनका लिंक वाला। वो 2-3 लड़के आए, उन्होंने एक आदमी को मार दिया, एक को मारा। थोड़े दिन बाद जो 2 थे वो पक्के दोस्त थे, वो दूसरे को भी मार दिया, इंडियन लायंस। अब मेरी जो कोठी थी वो थी, थे नहीं इंडियन लायंस के, ना उनका कोई मतलब नहीं था हमारे से। तो इसी दौरान वो जो प्रगट सिंह था, प्रगट सिंह भी मेरा दोस्त बना था गुराया में ही। कौन था ये प्रगट सिंह? प्रगट सिंह पहले पुलिस का इन्फॉर्मर ही था वो। अच्छा। वो पहले विर्क साहब से भी पहले जो एसएसपी थे उनके साथ, मगर वो उन्होंने कभी टेररिस्टों को नहीं पकड़वाया था। वो जो बदमाश लोग थे, जिनको आज हम गैंगस्टर बोलते हैं, पहले इनको बदमाश बोला जाता था। गुंडे बदमाश, जैसे गुंडा स्टाफ बना हुआ था। अब जैसे एंटी गैंगस्टर है ना, तब एंटी गुंडा स्टाफ होता था। ये गुंडा आंसर बोले जाते थे, अब जो गैंगस्टर बोले जाते हैं। तो प्रगट ने इनको कईयों को ऐसे किया था। तो प्रगट जो था वो वहाँ भी जो गुराया में उसी ट्रांसपोर्ट में मिलता था, और प्रगट को पता था हमारे बारे में, मेरे बारे में कि इंडियन लायंस नहीं। अच्छा। वो कि हम जो 84 ब्लू स्टार को कि तभी मिला था ना 84 में, ये जब वहाँ हमारी ठार बनी हुई थी, जो दोदी और में आते जाते थे। पर प्रगट ने हमारी कभी मुखबरी नहीं की थी। तो प्रगट को भी फिर हमने अपने साथ में ला लिया था। अच्छा। इंडियन लायंस में? इंडियन लायंस में। प्रगट के साथ एक और लड़का था राजू,
वो भी था। अब मतलब फोर्स मैंने बढ़ानी शुरू कर दी थी, क्योंकि अब मेरे दिमाग में प्लानिंग बड़ी हो गई थी। यार एक एक को अब नहीं मारना है, इकट्ठे मार देने हैं। जैसे ये मार देते हैं, 30 हिंदू मार दिए, 35 मार दिए, 40 तक बसों से निकाल के ट्रेनों में कितने कितने मारते थे। और एक IPS किसी वजह से वो मिला था मुझे, वो भी मिल गया। अगर मैं उसका ऐसे शुरू करूँगा ना, फिर वो बात कहीं कहीं चली जाएगी। एक IPS अफसर मिला था, किसी लिंक से मिला था। वो स्टोरी ये ऐसे, वही IPS ऑफिसर है जिसकी हमने बात करी थी? हाँ ये वही वाला है। ठीक। हाँ, ये मुझे मिला था क्योंकि इसको किसी ने मुखबरी की थी मुझे मरवाने के लिए। वो कोई शिवसेना का नेता था। अच्छा। वो दिमाग उसका खराब था शिवसेना वाले का, क्योंकि मैं ये नहीं था कि सिर्फ मार ही रहा था। दूसरी तरफ मेरा इरादा था कि एकजुट किया जाए लोगों को भी। उसमें मैंने पैसा वैसा भी जो था इधर उधर से जो इनाम जो मिल रहे थे, वो भी मैं खर्च करके उसके ऊपर लगा रहा था कि जाओ ये सबको इकट्ठे करो एक जगह पर, कोई प्लानिंग बनाए। मतलब हिंदू सिख जो है, जो फसाद, जो नफ़रत फैल रही है, इनको इकट्ठा किया जाए। जो लोग जो सिख जो बोलते हैं इनके खिलाफ हैं, उनको और हिंदुओं को एक जगह बिठाया जाए उसके लिए। मगर मैंने जो इंडियन अलायंस में लोग भर्ती किए थे ना, उनके अंदर मैंने एक शर्त लगाई थी, भाई जो मांस मच्छी वाला आदमी मेरे साथ नहीं आ सकता। जो आदमी मांस मच्छी खाता है वो मेरे साथ नहीं आएगा। और दारू पी सकता है आदमी, उसका कोई और कुछ भी करे जी, हाँ, चोरी डकैती नहीं करेगा और मांस मच्छी नहीं खाएगा। और जो दोषी लोग हैं, जिनको हम दोषी मानते हैं, जो तौबा कर लेगा उसको हम कुछ कहेंगे नहीं। ऐसे 2-4 मतलब नियम और निशाना रखा हुआ था। अपना संविधान बना लिया। हाँ, अपना निशाना था। निशाना यही था कि जो देशद्रोही हैं, जो समाज के ये अंसर हैं, इनको हम ख़त्म करेंगे। तो वो जो लड़का था ना, उसको मैंने हथियार भी दिए थे। उसने एक बार शिकार खेल दिया जंगल में। अच्छा। जानवरों को मार दिया। और सामने से तो हमारे वो ऐसे बन रहा था, पंडित था कि मैं टीका लगा था इतना बड़ा, शिवसेना का लीडर था बहुत बड़ा वो भी। अच्छा। अपनी तरफ से तो मतलब कि मैं बहुत शुद्ध हूँ। मगर जब मुझे पता लगा कि उसने तो ऐसे ऐसे शिकार खेल दिया, तो उसने वो अपनी तरफ से तो उस IPS को मेरी इन्फॉर्मेशन दी थी कि इसको मतलब ये IPS पकड़ ले, मुझे कुछ इनाम बनाम मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, मगर उस IPS से तो मेरी दोस्ती हो गई। उसने उसको भगा दिया कि तू चल भाग। वो IPS जो था ना, उसके साथ फिर मेरी प्लानिंग बनी। अच्छा। वो उसने कहा था भी दयाल सिंह, एक भी दुश्मन नहीं बचना चाहिए, सबको ख़त्म करना है। और अब हम प्लानिंग बना रहे थे कि एक एक करके नहीं, इनको इकट्ठे करके एक जगह पर सबको पहले किडनैप करेंगे। जहाँ पे भी इकट्ठे होते थे, इनको ऐसा प्रोग्राम बना लो कि सारे एक जगह इकट्ठे। नहीं, ऐसे नहीं। हाँ। जहाँ भी एक एक दो दो जहाँ भी मिलेंगे मेन आदमी, इनको किडनैप करके रखना है पहले। ठीक। अपने ठिकाने पर। जब ये इकट्ठे हो जाएंगे 25, 30, 40, फिर उनको एक साथ लटकाएंगे, क्योंकि ये कईयों लोगों को इन्होंने फांसियों पर भी लटका दिया था उग्रवादियों ने। अच्छा। हमने सोचा था इनको एक ही बार लटकाएंगे सबको ही, पता लगे डर बैठे तो हाँ, अगली बार कोई स्टेज पर चढ़ कर ये ना कह सके भी एक भी हिंदू बचना नहीं चाहिए। ये हमारी प्लानिंग थी। और इधर वो जो IB वाले बड़े तेज हो रखे थे, इधर वो अरोड़ा साहब के पास भी, विर्क साहब के पास भी IB वाले जो थे वो भी कह रहे थे कहाँ हैं। अब ये पहले तो उन्होंने कुछ को बताया नहीं, कोई पता ही नहीं था पहले। अब जब बात खुल गई, थोड़ा बहुत इन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया होगा, फिर इन्होंने मुझे बुलाया। मुझे कह रहे भी अमरजीत, IB वालों को मिलो, दिल्ली जाओ। सीनियर अफसर IB के वो मुझे मिले। तो मैं था, एक मेरे साथ लड़का और था। वो मुझे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दयाल, ये जो लड़के ना बंदूकें उठा के लोगों को मार रहे हैं, इनको मारो, इनको पकड़ो, मगर इन नेताओं को कुछ मत कहो, लीडरों को मत मारो। जितने पैसे चाहिए, जितने हथियार चाहिए, जितनी सुरक्षा चाहिए, वो सब हम देंगे, पर लीडरों को मत मारो। मैं कहा सर, आप तो कह रहे हैं कि जैसे कोई जहरीला पेड़ है कि मैं बस पत्ते पत्ते झाड़ता रहूं, जड़ को ना छेड़ूं। अरे मुझे जब जड़ पता है, वो मेरी पीठ थपथपा कर कह रहे हैं कि हिंदू नहीं बचना चाहिए, हिंदुओं को मारो।
मैं उसको कैसे छोड़ दूँ? मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, ना चाहिए आपके हथियार, ना चाहिए आपकी सुरक्षा। हम भगवान पे भरोसे वाले आदमी हैं, हमें नहीं कुछ भी चाहिए, हम अपने आप लड़ लेंगे, ये नहीं रुक सकता। वो कह रहे फिर हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। मैं कर लो, मैं तो पहले ही अरेस्ट हूँ, आपके पास हूँ। फिर वहाँ मतलब मुझे याद नहीं 5 दिन या 7 दिन उन्होंने फिर रखा। अच्छा। हाँ, डेली आते थे, डेली मीटिंग होती थी, बातें होती थी, उन्होंने सारे हिस्ट्री देख ली थी पूरी, और वो यही चाहते थे कि ना मारो, लीडरों को मत मारो। और मैंने तो ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं ऐसा, नो कॉम्प्रोमाइज़ है, कोई लालच नहीं, पैसे का लालच कभी नहीं आया। आप तो मतलब जो रूट था उस पे प्रहार करने की, और बिल्कुल, उसका रिजल्ट भी आ रहा था। वही तो रिजल्ट तो पूरा था। और वो भाग के अफसरों के पास जा रहे हैं कि हमें सुरक्षा दो, जो लोगों को डरा रहे हैं। हट भी गए लोग बहुत सारे इन दिनों हमने देखा कि जो लोग पहले बड़ा करते थे अब वो बहाने से जाना ही हट गए। अच्छा। हमने देखा, रोज देखते थे, अखबारों में छपता था, रोज बड़े बड़े इश्तिहार छपते थे सब कुछ। फिर IB वाले ऐसे लगे रहे, अभी यार रास्ता बनाओ, कोई दयाल रास्ता बनाओ, ऐसे मत करो, क्योंकि बड़ा सवाल उठे। वहाँ गवर्नर के ऊपर इल्ज़ाम लगा पहले तो, जो पंजाब का गवर्नर था, भी गवर्नर ने बनाई है जी इंडियन अलायंस। अच्छा। KPS गिल के ऊपर भी लगा इल्ज़ाम, पंजाब केसरी वालों पर भी इल्ज़ाम लगा कि ये फंडिंग करते हैं इंडियन अलायंस को। लोकसभा में भी सवाल उठा, अच्छा, इंडियन अलायंस को इन्होंने बनाया है, सरकार ने बनाया है। और यहाँ तो सरकार थी नहीं, यहाँ तो सरकार भगवान ही था, उसकी सुनते थे। हमारी तो अंतरात्मा जो कह रही थी, जो जिसको आत्मा ने कह दिया सही है, बस वही सही था। मरने वरने की तो हमें सोची ही नहीं थी। इतना सोच रखा था कि कोई बात नहीं, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, पकड़े जाएंगे, जेल भी जाएंगे, मतलब हर तरह से तैयार थे। ठीक, फिर क्या हुआ? बस फिर क्या था, फिर सोचता रहा मैं। जल्दी, आपको पता है जल्दी आ जाता है जवाब। पहले तो मैंने सोचा ही नहीं था, इस पर अड़ा हुआ था, पर जब इस बात पे आया कि कोई रास्ता निकालो, फिर मैंने सोचा रास्ता, तो फिर रास्ता समझ में आ गया। मैं कही ऐसा है, उनको नहीं मैंने बताया कि हमने ऐसे इकट्ठे करके मारने थे ना, कुछ नहीं बताया उनको। मगर रास्ता सर ये है कि आप ये जो बड़े बड़े इश्तिहार छपते हैं ना, जिसकी वजह से जो मेले लगते हैं, इन मेलों को बंद कर दो, स्टेजें बंद कर दो, और जो मेन बंदे आपको लगता है कि जिन जिन को बचाना है उनको जेल में डाल दो, मेले बंद कर दो। उन्होंने कहा कि बात तो तुम्हारी सही है, मगर इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बड़ा मामला है ये। गवर्नमेंट है, उधर जंग हो रही है एक तरह से, सारी फोर्स लगी हुई है पंजाब में, मिलिट्री तक सारा कुछ तो है वहाँ पर, थोड़ा सा टाइम दे दो हमें, कुछ अभी किसी को मारना नहीं। मैं कहा ठीक है सर, मेरा कोई मकसद किसी को मारना थोड़ी है, बस आप तक मेरी आवाज़ पहुँच गई है, मेरा मकसद तो उनको बंद करना है मेलों को। अगर आप कहते हो कि हम बंद कर देंगे, थोड़ा हमें टाइम दे दो, तो चलो दिया टाइम आपको, कोई बात नहीं, दे दिया जी हमने टाइम। आगे वापस आकर फिर हम उसी काम में अपना जहाँ जहाँ भी ठिकाने थे हमें पता था उग्रवादियों का, वो हम अपना काम करते रहे। उधर इंडियन अलायंस का काम बंद कर दिया हमने। सोचा हमारा मकसद मारना थोड़ी था किसी को, बंद क्या, पोज कर दिया, बिल्कुल, मतलब उसको क्या कहते हैं, होल्ड कर दिया। भाई जब उन्होंने कह दिया है हम करेंगे, थोड़ा रुक जाओ। अब हमें भी तो पता है ना, गवर्नमेंट के काम, बिजली का मीटर लगवाने में इतना टाइम लग जाता है। ये तो बहुत बड़ा मामला था, देश लेवल का मामला था, इसलिए हमने भी सोचा भाई ठीक है, सही कह रहे हैं वो, और वो बड़े इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो अनपढ़ जैसा ही हैं। चलो जी, इधर वो लोग पकड़े जाने लगे। इधर क्या हुआ, जब दूसरे आदमी को गोली मारी थी ना, जो डिफेंस मिनिस्टर का जिसने वो संचालन किया था, उसके बाद सब उग्रवादी जथेबंदियों ने पहले एक ने घोषणा की कि जो भी दयाल सिंह को ढूंढेगा या उसको मारेगा या उसकी सूचना देगा, उसको 10 लाख रुपए और 2 AK-47, क्योंकि AK-47 एक तरह का जैसे रिवार्ड नहीं होता है, ये राष्ट्रपति रिवार्ड ऐसा, वो रिवार्ड के तौर पर नई AK-47, जैसे वो शौक था लोगों को कि वे लड़के नए नए हैं, वे हर जो भी उसको मारेगा उसको 2 AK-47 और 10 लाख रुपया। जैसे आज एक जथेबंदी ने किया, दूसरे दिन दूसरी जथेबंदी ने भी कर दिया, तीसरे दिन तीसरी, चौथे, 5वीं, 6वीं, तकरीबन 25-26 कंपटीशन लग गया। बाबा सब कोई आ गया जी, अखबारों में आ गया कि जो भी दयाल सिंह को मारेगा उसको 10 लाख रुपया, हर एक ने अपनी अपनी तरफ से, यानी कि 25-26 जथेबंदियाँ थी, सब ने। अब उसमें जो गुरजंट सिंह राजस्थानी ग्रुप था उसने भी रखा
जब वो रख रहे हैं उसमें भी ऐसे छप रहा है कि एक जिसमें आप खालिस्तान कमांडो फोर्स जो थी जिसका आप बिल्कुल पार्ट थे। हाँ, उसकी एक मीटिंग हुई, ऐसे खाड़कू सिंहों की मीटिंग हुई। मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि जो भी दयाल सिंह को मारेगा हम भी मतलब उसको 10 लाख रुपया और 2 AK-47 इनाम देंगे। और जो मीटिंग में शामिल हुए थे उसमें मेरा नाम भी था वी सुखविंदर सिंह काका, मतलब हमारी तरफ से ही सुखविंदर सिंह काका ने सहमति जताई कि वो जनरल साथ दयाल थे। सिंह को जो भी मारेगा वो 10 लाख रुपए इनाम मिलेगा और 2 AK-47 2 AK-47 मतलब 25-26 जथेबंदियाँ थी, सबका इनाम घोषित हो गया। ठीक। और अब हमने तो काम होल्ड कर रखा था। और इधर क्या हो रहा है कि उन्होंने वॉच रखी हुई थी सब जगह पर, जो इनकी जो इंटेलिजेंसी थी टेररिस्टों की, इन्होंने वॉच रखी हुई थी, जैसे DGP ऑफिस और पुलिस अफसरों के दफ्तरों में कौन है दयाल सिंह, क्योंकि जब इनाम रख दिया है तो वो ढूंढ भी रहे हैं। अच्छा, बयानबाजी चल रही थी हमारी, वो जैसे करते थे बयान, हम बयान बराबर देते थे कि सुधर जाओ, छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे, सबको ही मारेंगे, बयान चलते रहते थे हमारे। वे ये मत सोचो कि हम भूल गए हैं। ठीक है। ये मैंने उनको बोल के भी आया था कि देखो मतलब काटूंगा नहीं मगर फूंक मारने से नहीं हटूंगा। डर तो वो तो कहेंगे डर गए ऐसे तो, है ना। तो ये चलता रहेगा, वो बयानबाजी चलती रहती थी मीडिया में। फिर मेरी कुछ जैसे मैंने बोला दयाल सिंह की तरफ से, वो छपता था, फ़ोन करता था, वो भी छपता था। और हम तो कहते थे कि भाई तुम्हारे नाम के साथ भाई लिखा हुआ है, भाई फलाना सिंह, भाई फलाना सिंह। भाई का मतलब पता है भाई होता क्या है? भाई लोगों को मारता फिरता है ऐसे कोई? ये मुंबई वाला भाई नहीं है, सिखों वाला भाई है जो गुरु ने जिसको भाई बोला है। ये भाई वाला वो काम नहीं है। एक दिन फिर उन्होंने क्या किया, जो परगट सिंह जो था ना, परगट सिंह के ऊपर वॉच थी, सॉरी विर्क साहब के ऑफिस के ऊपर भी वॉच थी। तो जो परगट था वो पहले से पुलिस अफसरों को मिलता था, विर्क साहब को भी मिलता था। तो जैसे मेरी गाड़ी तो जाती थी सीधी अंदर, मगर परगट जो था वो गाड़ी से उतर कर बाहर गाड़ी खड़ा करता था, वो अंदर जाता था पैदल, जैसे पब्लिक मिलने जाती है वो पब्लिक मीटिंग की तरह मिलता था। और परगट सिंह को उन्होंने देख लिया विर्क साहब के दफ्तर जाते हुए 1-2 बार, क्योंकि वो परगट सिंह जैसे जलंधर आएगा तो अफसरों से मिलता था, वो देता इन्फॉर्मेशन इनकी थी, गुंडों की इन्फॉर्मेशन होती थी उसके पास, टेररिस्टों की भी होती थी, मगर वो कभी इस तरफ गया ही नहीं था। अब जब इंडियन लाइन्स में आया था तो अब वो सोच रहे थे भी, हालांकि उसने ऐसा कुछ किया नहीं था अभी। तो एक लड़का उसके साथ और भी आया था, पहलवान था लड़का राजू करके। इन्होंने सोच लिया कि भाई परगट सिंह को देख लिया, इन्होंने समझ लिया कि परगट सिंह ही दयाल सिंह है। अच्छा। तो विर्क साहब को मिलने जाता था परगट ज़्यादातर, तो विर्क साहब को फ़ोन किया, मैं कहा सर आपको पता है परगट का कुछ? कह रहा काका तुम्हें नहीं पता? मैं कहा नहीं। कह रहा उसको तो आज मार दिया। अरे हाँ, ये क्या हो गया? कह रहा उसको ऐसे ऐसे मार दिया। तो जी उस दिन ये समझ लो कि परगट सिंह को मारने के बाद 2 दिन तक पूरे पंजाब के अंदर दिवाली मनाई गई। अच्छा। हो, जितने टेररिस्ट थे जहाँ जहाँ भी थे, फायरिंग कर करके मतलब खुशियाँ मना रहे थे कि हमने दयाल सिंह को मार दिया। मुझे नहीं पता था इस बात का, मुझे लग रहा था कि परगट को उसके कोई पुराने दुश्मन जो हैं उन्होंने किसी ने मार दिया इसको। मेरे ये तो ध्यान में नहीं था कि परगट को दयाल सिंह समझ के मार देंगे ये। वो तीसरे दिन जिम्मेवारी छपी अखबार में। किसने ली थी? ये डॉक्टर सोहन सिंह पंथक कमेटी, ये बब्बर खालसा, दलजीत सिंह बिट्टू, सुखदेव सिंह बब्बर, दलजीत सिंह बिट्टू और गुरजंट सिंह बुद्ध सिंह वाला और परमजीत सिंह पंजवाड़ा, यानी कि खालिस्तान कमांडो फोर्स, लिबरेशन फोर्स, इन चारों ने जिम्मेवारी ली थी कि हमने दयाल सिंह को मार दिया। जब मुझे देखा, अरे यार ये तो ओहो, ये तो मेरे चक्कर में मारा गया। मैं सेंटीमेंटल सा बंदा हूँ, मुझे बड़ा मतलब दुख हुआ इस बात का कि मेरी वजह से ये आदमी मारा गया। अगर इनको पता होता कि मैं दयाल सिंह हूँ तो शायद वो जिंदा होता, उसके बच्चों को ना रोना पड़ता। और फिर सेंटीमेंटल भी था, गुस्सा भी आया। बस फिर मैंने मीडिया को फ़ोन कर दिया कि परगट सिंह दयाल सिंह नहीं था, तुम इसकी खुशियाँ मत मनाओ, क्योंकि वो खबरें जो आई थी शायद अखबार में ही ये खबर आई थी, जलंधर में भी तुम्हें पता ही है गोलियाँ चलती रही, भी उसका जश्न मनाया गया परगट सिंह को मारने का। आपने जो वीडियो देखी है दलजीत सिंह बिट्टू वाली, उसमें वो कह नहीं रहा
कि वो प्रगट सिंह को नंबर 1 था, उसको मार दिया, 2 नंबर सुखविंदर काका अभी भी जिंदा है, इसको पता सब कुछ ही है, वो जानबूझ के ड्रामे कर रहा है। बस जी वो जब मेरा नाम आ गया, फिर वो उन्होंने सोचा उग्रवादियों ने कि ये गवर्नमेंट की चाल ना हो, फिर वो स्पष्टीकरण मांगे गए मेरे से मीडिया में ही, भाई क्या ये सच है या झूठ है, ऐसे ही आपस में पाड़ने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ करना दिया हो। और मैंने बोला कि नहीं, मैं ही हूँ दयाल सिंह। बस फिर लड़ाई आमने सामने वाली होगी, उनको पता लग गया कि हाँ भाई सुखविंदर काका ही दयाल सिंह है। अब इससे पहले क्या हुआ था कि वहाँ एक आदमी को मैं देखा था, वो पुलिस में था, दिलबाग सिंह उसका नाम था, वो पुलिस में था। जैसे वो पुलिस वाला था जो लुधियाना से गुरदासपुर से वहाँ गया था लुधियाना में, इस तरह दिलबाग सिंह और था, वो भी पुलिस में था, मगर वो जब ड्यूटी पर होता था तो पुलिस होता था, जब वो अपने गांव जाता था ना तो उसको एक बलविंदर सिंह शाहपुर का नाम का बड़ा तगड़ा टेररिस्ट हुआ, वो बड़े मर्डर किए थे उसने भी, बलविंदर सिंह शाहपुर ने भी, तो वो इसको ले जाते थे साथ। इसको भी वही था कि यहाँ तो पुलिस की नौकरी छोड़, ठीक वही है, नहीं तो फिर इधर चल, अगर नहीं नौकरी छोड़नी कोई बात नहीं, उधर नौकरी कर, इधर हमारे साथ चल। तो ये खुद पुलिस वाला ही था, मगर वहाँ जाकर पुलिस वालों को भी मारता रहा, इधर जॉब करता था, मतलब फंसा हुआ था ये। ठीक। वो जिस दिन इसको खबर मिली दिलबाग सिंह को कि मैं दयाल सिंह हूँ, और इसके मन में एक बात उठी दिलबाग के कि अब मेरी जान बच सकती है, अब डबल जो चल रहा था वो उधर भी और इधर भी। फिर दिलबाग ने मेरे किसी जानकार के जरिए वो मेरे साथ उसने फिर पहुंच की, और उसने कहा कि भाई मेरी जान बचाओ, क्योंकि मैं उसको देख भी चुका था एक बार टेररिस्टों में, वो एक ग्रुप के अंदर। तो मैं कोई बात नहीं, बचाते हैं तुम्हारी जान। फिर उसको मैं लेकर विर्क साहब के पास चला गया कि सर ये आदमी है दिलबाग सिंह, पुलिस में है, ये इसकी मजबूरी है। तो विर्क साहब समझदार अफसर हैं सारे, वो समझ गए। मैं कही अब जो काम पहले मैं करता था अब ये करेगा, और ये तो खुल के करेगा, ये तो ट्रेंड है पूरा। गोली चलाने से भी परवाह नहीं करता है। मैंने नहीं गोलियाँ चलाई ज़िंदगी में इतनी जितनी वो तो मशीन गन तक चलाने वाला था। बस फिर वो दिलबाग और 1-2 लड़के और, वो हमारे ही लड़के थे, वो हमने उसको दिए दिलबाग के साथ ही। बस फिर तो उतर गया वो खेतों में अपना ग्रुप के साथ, वो उग्रवादी बना हुआ था पूरा। उसने पहले तो जो बलविंदर सिंह शाहपुर वाला था, वो थोड़े दिनों बाद अमृतसर में पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया। एक्चुअली वो किसी औरत के पास गया था, तो वहाँ किसी को मुखबरी हो गई, आशिक भट्टा था वो भी, तो वो वहीं मारा गया था। उसके बाद उसका भाई बना, उसकी जगह पर जनरल, उसको भी फिर दिलबाग ने उसको भी मार दिया, उसके गैंग को भी। फिर एक और थी, एक आर्म्ड फोर्स थी, आर्म्ड फोर्स को भी निपटा दिया दिलबाग सिंह ने। इस तरह बस फिर दिलबाग जो था उसने फिर यूपी में भी, बम्बई में भी, जहाँ भी उसकी नॉलेज थी, बस एक तरफ तो जो हमारे बाबा जी लगे हुए थे और एक तरफ ये और भी जो लड़के थे। काले बुट्टर को तो हमने छोड़ ही दिया था, उसके भगवान के ऊपर छोड़ दिया था कि जो जिसके मन में दया है उसको नहीं हमने कुछ कहना है। तो मगर काला बुट्टर जो था ना, वो और वो कंता, ये दोनों जने ये एक दिन वो पुलिस के काबू में आते बचे थे, मगर पुलिस ने घेरा डाल रखा था। तो फिर दोनों ने साइनाइड खा ली थी, काले बुट्टर ने भी और कंते ने भी। अच्छा। टार्चर से डरते थे ना कि पुलिस टार्चर बहुत करती है, तो इसलिए वो साइनाइड खा ली थी। वो अपनी मौत ऐसे मरा। और इधर जो दिलबाग था ये इधर लगा रहा, इधर इन्होंने खालिस्तानियों का खात्मा करना शुरू कर दिया। हाँ, बस उधर से वो लेफ्टिनेंट जनरल बाबा जी जो हायर करे थे आप लोगों ने, उनको रिक्रूट किया था, वो मरवा रहे थे या मार रहे थे। हाँ, और इधर ये दिलबाग लग गया। तो ये 2 बड़े एसेट थे। हाँ, नहीं फिर बाबा जी भी तो कईयों को लेके आए थे ना। अच्छा, उन्होंने और कैट बनाया, वो आगे कैट बन गए। ठीक। इसलिए तो वो आज तक वाला कहता है कि सुखविंदर का भी पुलिस कैट नहीं रहा, मगर उसने कई कैट पैदा कर दिए। तो बस फिर दिलबाग जो था उन्होंने भी कईयों को पकड़ा। तो फिर जो कैट जो बनाए थे ना, वो कोई किसी अफसर को दे दिया, कोई किसी अफसर को दे दिया, किसी को पटियाले भेज दिया, किसी को फिरोजपुर भेज दिया। सारे फिर अपने अपने एरिया में चले गए, पूरे अपनी अपनी जंग वो करते रहे। बस फिर समझ लो 92 के लास्ट तक
बिल्कुल शांति सी हो गई थी। बस छोटे छोटे थोड़े थोड़े बच्चे थे, बड़े बड़े छोटे छोटे थोड़े थोड़े बच्चे थे, वो भी छिपके रह रहे थे। उसमें ये भी मदद हुई होगी कि बेअंत सिंह की सरकार थी और उन्होंने भी अच्छा खासा ध्यान दिया इस चीज़ पे कि इनका ख़त्म करने के ऊपर। हाँ, नहीं हमारे जो लड़के थे ना, हम लोग कभी किसी पॉलिटिशियन को मिले ही नहीं आज तक ज़िंदगी में, कभी किसी पॉलिटिशियन नहीं, के एक पास तो ये नहीं होता गए। है कि सरकार की भी अगर मान लीजिए उस समय मान लीजिए कि अकालियों की सरकार होती तो शायद उतना नहीं मिलता समर्थन, बिल्कुल नहीं मिलता। तो वो वाली डिफरेंस आ गया ना, तो इसीलिए तो बेअंत सिंह को बुच्चड़ बोलते हैं। देखो, जो असल में बेअंत सिंह का कसूर पता क्या था जो उसको मारा? बेअंत सिंह का कसूर इतना था कि बेअंत सिंह ने खुद थोड़ी किसी को मारा जाकर, उसने फुल फ्रीडम APS गिल को फ्रीडम दे दी थी और जितने उसके नीचे थे MLA मंत्री सबको सख्त हिदायत कर दी थी, किसी ने किसी की सिफारिश नहीं करनी है, बस इतनी बात थी। अफसरों को कह दिया था तुमने किसी की सुननी नहीं है, और वो खुले चल रहे थे, और फिर आपके सामने ही है, सारी शांति हो गई। तो यहाँ तक ये इंडियन लाइंस की स्टोरी थी। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद ये सारे कुछ IB वालों ने कुछ नहीं किया फिर उसके बाद? नहीं, वो तो फिर बंदी हो गई थी, बिल्कुल। थोड़े दिन 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद लगा लो। हाँ। हमारा काम इधर से तेज था, तो IB वालों ने अपना काम कर दिया। वो कर दिया, वो लोग बंद भी कर दिए, उन्होंने नेताओं को अरेस्ट भी किया और सब कुछ किया, और ये जो भोग थे सारे ये बंद हो गए थे, बैन लग गया था इसके ऊपर। अच्छा। बस फिर जब वो मेले लगने ही बंद हो गए, जब नीचे से वो क्या कहते हैं, जब आग जलानी बंद कर दी, हाँ, तो नीचे से जब बंद हो गया ना, भर्ती ही बंद हो गई आगे से। और एक तरीके से ये पुलिस भी अपना काम कर रही थी, आपके जो कैट थे सारे वो भी काम कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। तो ऐसे खात्मा हो गया, और 95 तक तो बिल्कुल शांति आ गई थी। हाँ, लेकिन इस बीच में आप, क्योंकि आप आपको सबको पता चल गया था कि सुखविंदर सिंह ही जनरल दयाल सिंह है, तो आपके लिए तो मतलब वो एक तरीके से आप तो उनके हिट लिस्ट में आ गए होगे। मैं तो बता रहा हूँ, करोड़ों रुपए का तो करोड़ों रुपए का इनाम आ गया। तो फिर आपके ऊपर जो हमले हुए, हम थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं, और इस पे बात करने का मुख्य ये है कि आज भी ये जो आप चेहरा छुपाकर बात कर रहे हो आज, इसका कारण भी ये है कि आज भी वो लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। बिल्कुल पड़े हुए हैं। तो हम उसके ऊपर बात करते हैं कि कितने हमले आपके ऊपर हुए, और कैसे आपकी उसके बाद कैसे जर्नी रही 92 के बाद, 1992 के बाद। देखिए, 92-93 जब ये मतलब शांति हो गई, तो फिर मैं तो पहले ही शांति पसंद हूँ कि शांति चाहिए। फिर मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से फिर मैं दिल्ली चला गया। ठीक। इधर फिर मैं किसी को मिला नहीं, कहीं आया ही नहीं। 1992 के बाद, हाँ 92 लास्ट में या 93 में, मैं जो भी था पूरा ध्यान नहीं, मैं दिल्ली में अपनी वाइफ और बेटी के साथ वहीं रहा हूँ दिल्ली में। कोई हमने किसी से कुछ ना, कोई मुझे नौकरी दे रहे थे पुलिस की, विर्क साहब ने कहा भी वर्दी पहन लो। मैं कहा सर नहीं, मेरे से चोर को कुटा नहीं जाएगा, मैं नहीं किसी को मार सकता हूँ ऐसे, ये तो दोषी हैं ऐसे सीधे सीधे ही। मैं अब इतने बड़े हाई लेवल से अब नीचे जाकर चोरों को मारूंगा, ये मेरे बस का काम नहीं है, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। नहीं दी मैंने नौकरी। फिर मैं चला गया और बिल्कुल अंडरग्राउंड रहा हूँ, किसी को नहीं मिला मैं 15 साल तक। अच्छा। बिल्कुल शांत अपनी लाइफ। हमने ट्रक ले लिया किस्तों पर, ट्रक चलता रहा। फिर वो दिल्ली में ही रहे आप 15 साल? दिल्ली में रहा 2007 तक। हाँ, इस दौरान सिर्फ, अच्छा वो क्या हुआ था, वो जो बीच में मैं आया गया था, शांति हो गई थी, मैं कपूरथला भी आता जाता था। वो जो हमने वो DSP जो मुकाबला बनाया था झूठे वाला, जो जिसका जब मुझे बाबा के बाद जो मुझे मारने आए थे, अब मैंने तो ये सोचा था कि भी अखबार में खबर लगेगी। मेरे दिमाग में ये बात तो आई ही नहीं थी कि ये पर्चा भी दर्ज होना है, और वो FIR दर्ज हो गई थी। अच्छा, जो फर्जी आपने, जो फर्जी इनकाउंटर हमने किया था DSP के साथ, अच्छा, उसमें एक FIR दर्ज हुई थी। वो जो मीडिया में आया था वो सेम FIR में लिखा हुआ था मेरे नाम से। हाँ। वो मुझे पता चला 2004, हाँ मतलब 90, 14 साल बाद। अच्छा, कि वो मुकदमा चल ही रहा है और वो ढूंढ रहे हैं आपको? हाँ, नहीं ढूंढना किसने था, वो तो पुलिस ने ढूंढना था। हाँ। पुलिस को तो पता है अफसरों का भी मुकदमा झूठा है। हाँ। वो सब भूल भाल गए, अफसर भी भूल गए, मैं भी भूल गया। ठीक। वो तो कपूरथला में मेरा वकील था, वो किसी दिन कहीं गुराया में किसी अपने काम से गया था, तो उसने जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट है ना, उसमें उसने मेरा नाम देखा। अच्छा। हाँ, गुराया थाने में
जब उसने मेरा नाम देखा, उसने नाम पढ़ लिया, फिर उसने मुझे कहा, कह रहा है काके तू तो वांटेड है गराया थाने में। मैंने कहा गराया में मेरा तो कोई केस है ही नहीं वहाँ पर, पता कराओ। और जब उसने पता करवाया तो फिर लगा रहे यार वो वाला मुकदमा अभी तक खड़ा है। वो मुझे तो पता ही नहीं था मुकदमे का कि मुकदमा भी दर्ज होगा मेरे ऊपर। तब तक जो विर्क साहब थे शायद डीजीपी बन चुके थे या एडीजीपी थे, मुझे अब पूरा ध्यान नहीं। तो फिर नहीं, डीजीपी बन चुके थे। मैंने उनसे बात की, मैं कहा सर वो तो मुकदमा खड़ा है, उसको करो कुछ ख़त्म। करो करते हैं, कोई बात नहीं। ये 2004 की बात है। तो उन्होंने फिर जलंधर में एसएसपी लगा हुआ था गुरप्रीत सिंह पुल्लर, जो आज अमृतसर का जो पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने उसको फ़ोन किया। इधर उन्होंने मुझे कहा कि तू जा उसके पास, गुरप्रीत के पास, वो तुम्हारा केस जो है रफा दफा इसको कर देगा, तुम्हारा नाम वाम ख़त्म कर देगा। तो मैं चला गया जी उनके पास। जब मैं गया हूँ उनके पास तो मेरे मुकदमे की भी बात हुई ही नहीं है। मैंने वो तो डीजीपी ने जो कह दिया सो कह दिया। उसने 2 लफ्ज़ों में बात करके कहा हाँ साहब का फ़ोन आ गया है, चाय वाय पिलाई, सब अच्छी सेवा की, वो साहब का फ़ोन हो गया, आपका हो जाएगा काम, पर यार हम खुद फंसे हुए हैं, हमारी हेल्प करो। अच्छा। हाँ, मैं कहा है आपकी क्या हेल्प करूँ, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। कह रहा जी हमारे यहाँ जलंधर में 14 महीने हो गए हैं बच्चों के मर्डर हो रहे हैं, रेप कर करके। अच्छा। और मैंने कहा अच्छा, वो क्योंकि अखबारों में तो पढ़ते थे थोड़ा बहुत भी, हाँ कोई बच्चों को मार रहा है, वो इतना मतलब गौर नहीं किया था कि क्या इतना बड़ी बात हो गई है। क्योंकि मैं अपने शहर में ज़्यादा रहता था, दिल्ली में भी था, मतलब आना जाना हो गया था, कोई कितने साल हो गए थे, कपूरथला में भी चले जाते थे। तो उसने कहा जी ऐसे ऐसे वो बच्चों के मर्डर कर रहा है। मैं कहा बताओ कौन है, नाम। कह रहा कोई पता ही नहीं है, वो पता कोई हुलिया कुछ भी नहीं पता। मैं कहा सर जब पता ही नहीं है, 14 महीने में सारी इंटेलिजेंस लगी हुई है, लाख रुपए का उसके ऊपर इनाम रखा हुआ है, जब आपको नहीं पता फिर मैं क्या करूं। कह रहा नहीं यार आपने इतनी हेल्प की है, आप ये भी करो। मैं कहा सर गारंटी तो नहीं दे सकता हूं मैं, जब है ही कुछ नहीं, इसके ऊपर सबूत ही कुछ नहीं है, तो हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ और ईमानदारी से कर देंगे, बाकी भगवान जाने। बस फिर क्या था, हमने कोशिश की, 1 महीना और 2-4 दिन ऊपर लगे थे, हमने ढूंढ लिया उस आदमी को, दरबारा सिंह था उसका नाम। अच्छा। वो हमने ढूंढ के पकड़ के उसके हवाले कर दिया उल्लर के। कैसे पकड़ा आपने उसको? पकड़ा क्योंकि जो लड़के थे ना, मैंने शायद कल आपको बताया था ना कि एक हमारा आदमी था, उसका नाम नहीं लूँगा, कि डेथ हो चुकी आदमी थी। अच्छा। जो फिर मैंने बुल्लर को अपना वो आदमी दिया, 2 लड़के और दिए कि ऐसा करो इनको एक गाड़ी दे दो और पेट्रोल डाल दो, और एक पुलिस वाला ऐसा दे दो इनके साथ जो पुलिस वाला देखने में पुलिस वाला ना लगता हो। तो फिर पुल्लर ने एक उनके पास एएसआई था रमन करके, उन्होंने रमन दे दिया, इंडिका गाड़ी दे दी, इन्होंने फिर ढूंढना शुरू किया। ढूंढते रहे 1 महीना लग गया, इनको नहीं मिला। वो मैं अपने कपूरथला में बैठा हुआ था, और ऊँचा हुआ क्या, दरबारा सिंह ने पहले वो हमेशा एक बच्चा उठाता था, उसको उसका मर्डर कर देता, उसका रेप करता था, वो उसको मार देता था। ये चाकू होता है ना अपना किचन वाला, इस छोटा सा ही था, वो गर्दन ये गंडी काट देता था यहीं से उसकी। तो उसने क्या किया, एक बार 2 बच्चे इकट्ठे किडनैप कर लिए, अपनी तरफ से तो दोनों को मार दिया उसने, मगर वो एक 8 साल की बच्ची थी, उसकी मौत नहीं हुई, वो बच गई। जब उसको थोड़ी होश आई, बच्ची से उन्होंने पूछा भी कैसा था, जैसा भी हुलिया थोड़ा बहुत बताया, वो उन्होंने स्केच बनवाया। मतलब स्केच वैसे क्राइम पेट्रोल में बनता है ना, ऐसा स्केच नहीं, ऐसे ही लेने वाले खींच दी उसने। अब वो स्केच जो था वो छप गया अखबार के अंदर। मैं बैठा हुआ हूँ कपूरथले, ये जो हमारी टीम जो थी ये लगी हुई है जलंधर सब एरिया, क्योंकि जलंधर में उसका मेन हेडिंग जो वही सब कुछ कर रहा था। मैं वहीं थूँ कपूरथले में, तो मैं टेलीफोन के ऊपर इनके साथ थोड़ा गर्म हो रहा हूँ लड़कों के ऊपर। वह तुम्हें यार 1 महीने से ऊपर हो गया, तुम्हें पता ही नहीं चला अब तक कौन है बच्चों को मार रहा है। वैसे मैं गर्मी दिखा रहा हूँ, तो एक पुलिस वाला, क्योंकि कपूरथला शहर की हर बच्चा तो मुझे जानता है, पुलिस भी जानती है, तो एक पुलिस वाला मेरे पास आकर बैठ गया इतनी देर में। जो बैठा ही है, एक तो पक्का ठिकाना था मेरा कपूरथले में, पब्लिक भी आती थी मिलने वाले, पुलिस वाले भी मिलने जुलने आते थे। ये 2004 की बात है। मैं रहा हूँ 1.5 साल या 2 साल वहीं कपूरथले, नहीं ज़्यादा टाइम रहा हूँ। तो बच्चे मेरे वहीं थे दिल्ली के अंदर ही।
चलो जी, वो जो उसने देखा कि ये, वो मुझे गवर्नमेंट कहता था, जो पुलिस वाला था। जब मैंने फ़ोन बंद किया तो वो मुझे कह रहा है, अरे गवर्नमेंट किस पर गर्म हो रहे हो? वो मैंने वो अखबार में जो स्केच छपा था ना उसके आगे कर दिया। मैं कहा उसको, वही बाबा था, उसका नाम बाबा चमन। मैं कहा बाबा यार एक बंदा है जो बच्चे मार रहा है, तो इसको बड़ी परेशानी है। उसने जो देखा स्केच देख कह रहा, गवर्नमेंट इसकी शक्ल तो नहीं मिलती उससे, मगर हमने आज से 10 साल पहले कपूरथला में एक आदमी पकड़ा था, वो भी बच्चों के रेप करता था। 3 बच्चों के रेप किए थे उसने, मगर जो तीसरी लड़की थी उसने उसका घर देख लिया था और पहचान लिया था। मिलिट्री में था वो, किसी मिलिट्री का कोई डिपार्टमेंट था, कोई इंजीनियरिंग का जैसा कुछ, तो वो हमने उसको पकड़ा था। उसको भी सज़ा हो गई थी 10 साल की। ये नहीं पता मुझे वो है या नहीं है, उसने थोड़ा हिंट दे दिया। तो मैंने कहा बाबा इसका रिकॉर्ड निकाल दो। वो कह रहा गवर्नमेंट, मैं तो भी ना वो ट्रेनिंग पर गया हुआ था फ्लोर में, कह रहा मैं ट्रेनिंग से आ रहा हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मैं जा रहा हूँ, आपके पास कोई और आ जाएगा, आप किसी और को बुलवा लो। बस वो गया है, एक दूसरे इतने दिन में PCR का एक अवतार सिंह था ASI, वो आ गया मेरे पास। फिर उसकी मैंने ड्यूटी लगाई, वो गया जाकर रिकॉर्ड निकलवाया थाने से। जब रिकॉर्ड निकाला तो पता लगा उसको सज़ा तो 10 साल हुई थी, मगर वो 8 साल में ही अच्छा चाल चलन दिखा के जेल से वो रिहा हो चुका था, और पूरे 14 महीने पहले ही रिहा हुआ था। मतलब जब से ये कत्ल हो रहे थे बच्चों के, उधर वो रिहा हुआ था, इधर वो कत्ल होने शुरू हो गए थे बच्चों के, वो बात मेल खा गई। फिर मैंने अपनी टीम को बोला चलो भाई ढूंढो इसको। वो टीम जो थी उसको, क्योंकि एड्रेस पता लग गया हमें किसको सजा हुई थी। वो फिर लड़को, ये अमृतपाल नहीं जो भी डिब्रूगढ़ जेल गया है, इसके गांव का ही था वो। अच्छा, दरबारा बेबी किलर। हाँ जल्लूपुर, हाँ इसके गांव का था। अच्छा, जल्लूपुर खेड़े का। तो लड़के गए वहाँ पर उसको ढूंढने के लिए, मगर पता लगा ही नहीं किसी को भी। वो कह रहे भी नहीं, लड़के कह रहे भाजी नहीं, यहाँ तो कोई है ही नहीं इस नाम का आदमी। मैं कहा यार ऐसा नहीं होता, जिस आदमी को सजा हुई है, और पुलिस ऐसे थोड़ी है कि वो किसी ने कोई भी एड्रेस लिखा दिया तो उसको हो गया। मुकदमा चला है, बाकायदा एड्रेस लिखा हुआ है, वो इसी गांव का है, ढूंढो। ऐसा करो सरपंच के पास जाओ। कह रहे जी सरपंच के घर से ही बोल रहे हैं। मैं कहा बात करा सरपंच से बात की। मैं कहा हाँ जी। कह रहा जी भाजी साढ़े तो गाँव में कोई नहीं है ऐसा, और जो मेरा दिमाग चल रहा है फटाफट। मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने यहाँ भी हो रहा है सब कुछ। मैं कहा सरपंच साहब आपकी उम्र कितनी है? वो कह रहा जी मेरी पता नहीं 35 या 40। मैं कहा आपके गांव में जो बुढ़े हैं ना बुजुर्ग, इन लड़कों को उनसे मिलवाओ। वो गांव में एक वो जगह होती है ना जहाँ बुजुर्ग इकट्ठे होते हैं, वो टीम को होती है। हाँ बैठक, जो पेड़ के नीचे ताशबाज खेलते हैं, वो लड़कों को वहाँ ले गया। वो सब ताशबाज खेल रहे थे बुढ़े। तो लड़के ने जो हमारे थे इनसे पूछा, उनसे भी ऐसे ऐसे नाम वाम कुछ ये आदमी का है। वो सब वो ताश में मस्त थे। ताश वाले कहाँ किसी की सुनते हैं। तो वो लड़का हमारा कह रहा है, कह रहा पाजी ये इन्होंने भी सिर हिला दिया है। मैं कहा क्या कर रहे हैं ये? कह रहा ताश खेल रहे हैं। मैं कहा फिर इनके पास ही बैठ जाओ, यहीं रखो। बस वो वहीं बैठे रहे, खड़े रहे। अब पूछा इन्होंने, वो अपने ताश में तो मस्त थे। बस जैसे बाजी ख़त्म हुई उनकी, एक बुढ़ा उनमें से बोला, कह रहा अब याद आया। मतलब वो बुढ़ा भी 70-75 साल के ऊपर का था। कह रहा हाँ याद आया कि हमारे गांव में दरबारा सिंह नाम का आदमी था, उसकी फैमिली थी यहाँ पर, उसका भाई था, माँ बाप थे, सारे थे। उसने ऐसे ही हरकत की थी किसी बच्चे के साथ इस गांव में, तो मुंह काला किया था उसका। और उसी बेइज्जती के डर से, बेइज्जती होने के कारण वो दरबारा सिंह का जो परिवार है वो यहाँ से छोड़ के भाग गया था, गांव छोड़ गया था। कहाँ गया था ये पता नहीं। तो लड़के कह रही इतना ही पता लगा। मैं कहा रुक जाओ थोड़ी देर और पता लगेगा। अब बुढ़े आदमी धीरे धीरे याद आएगा। उसी को फिर याद आया। कह रहा आज से कुछ 7-8 साल पहले मैं जडियाला में था। ये जल्लूपुर मेन रोड है, वो गांव है ना, ये मेन रोड है जो जडियाला गुरु ब्यास से आगे। कह रहा जी मुझे दरबारा का भाई जरनैल मिला था एक बार 7-8 साल पहले। तो उसने बताया था कि उसने खुद ही मुझे बुलाया था, चाचा जी सत श्री अकाल। तो मैंने देखा अरे जरनैल तुम लोग कहाँ चले गए? कह रहा जी हम दरबारे ने बेइज्जती करवा दी थी, इस वजह से हम यहाँ आ गए थे। तो मैं यहीं है ना टैक्सी चलाता हूँ, कभी मिलना हो तो यहीं आ जाना सामने। उसने दुकान बताई थी, वो बुजुर्ग ने हमारे लड़कों को बता दी दुकान। मैं कहा चलो फिर पहुँचो। अब वहाँ पहुँचे
जब पहुँचे हैं उसी चाय की दुकान पर ढूंढ ली उन्होंने। वो चाय वाले से पूछा भी यहाँ जरनैल सिंह है, टैक्सी चलाता। उनकी अब आज जब टाइम आया होता, भगवान कैसे फिर बहाने बनाता है, इतनी देर में जरनैल जो वो कह रहे वो आ गया जरनैल सामने। जरनैल को इन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के अंदर ले गए पहले तो दुकान के, पूछा उससे, अरे वो तो फट पड़ा जरनैल उसका भाई, अरे वो दरबारे ने हमारी वो बेइज्जती करवा दी, हमारा ख़ानदान नाम कलंकित कर दिया, हमारी तरफ से तो भाड़ में जाए, हम तो मिले नहीं इतने सालों से, पता नहीं कहाँ मर खप गया है। तो जो हमारा लड़का था वो कह रहा पाजी इसको कुछ नहीं पता। मैं कहा अच्छा नहीं ऐसा नहीं। अब जो पुलिस वाला साथ इसीलिए दे रखा था मैंने, जो ASI था, कि कभी ज़रूरत पड़े तो पुलिस वाला साथ होगा तो फिर समझ लो पूरी फौज है तुम्हारे साथ। मैंने कहा इसको गाड़ी में बिठाओ, इधर को चलो, जलंधर की तरफ को बिठा लिया गाड़ी में। इधर मैं फ़ोन पे लगा हुआ हॉटलाइन से, कह रहा पाजी क्या करना है। मैंने कहा ऐसा कर, गाड़ी साइड में रोक, फिर समझाता हूँ। फिर उसको मैंने समझा दी सारी बात। वो गाड़ी ले जाकर आगे एक नहर के किनारे अंदर गाड़ी रोकी, और देखो उसी नहर के अंदर कम से कम 8 बच्चे उसने मार के फेंके थे, जहाँ उसके भाई को ले गए हमारे लड़के। तो फिर मैंने कहा कर दे स्पीकर ऑन किया जैसे मैंने उसको सिखाया था। मैंने कहा ऐसा है, वो कह रहा जी वो तो उसकी कर रहे हैं जरनैल की, नहीं ये तो सच्चा आदमी है पाजी, ये मतलब इसको नहीं पता कुछ भी। मैंने कहा देख भाई, इसके भाई ने किया है मर्डर, इतने जनता बहुत गर्म है, ऐसा कर शूट कर इसको, जहाँ इन्होंने इतने बच्चे मारे हैं वो नहीं तो इसका भाई सही, गोली मार दे, ख़त्म कर इसको। बस जैसे उसने गोली मारने की बाद की उसने हमारे आदमी के पैर पकड़ लिया, अरे माफ़ कर दो भाई। दरबारा सिंह की वाइफ जलंधर में है। बस फिर गाड़ी में बिठाया, जलंधर में एक टैगोर हॉस्पिटल है, वो टैगोर हॉस्पिटल में वो साफ़ सफाई का काम करती थी। बस वहाँ पहुँच गई पुलिस, वो अपने जो टीम थी वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उसके थ्रू वो जो वाइफ जो थी, पता लग गया, वाइफ उस दिन नौकरी पर नहीं थी, पता लगा फलानी जगह पर है, तो वाइफ ढूंढ ली हमने। जो वाइफ लड़कों ने ढूंढ ली, वो पता लगा कि जलंधर में एक बड़ी मशहूर है छाबड़ा स्वीट्स, उसके यहाँ वो जॉब करता था। अच्छा। बस फिर वहाँ लड़कों ने इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद तो सारा केस बस फिर वो जब उसको लेके गए थाने में, उसको कहा भी चलो उतार कपड़े। वो कपड़े उतारने से पहले बोला करना मुझे मारियो मत। मैंने 100 बच्चे मारने की कसम खाई थी, क्योंकि कपूरथला में जब मुझे पकड़ा गया था एक लड़के की वजह से, तो वो लड़की की वजह से, इसलिए मैंने सोचा था अब छोड़ना नहीं किसी को। मतलब बच्चे को जो ऐसे करते हैं, पता नहीं क्या पीडोफाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, उसको एक तरह से बीमारी थी बच्चों के साथ सेक्स करने की। तो इस तरह वो दरबारा सिंह वो पकड़ा गया। उसके ऊपर जो लाख रुपए का रिवार्ड था, हमने तो रिवार्ड लिया ही नहीं, किसी पुल्लर साहब को बोला ही नहीं रिवार्ड के बारे में। वो लड़कों की उसने सेवा की हो गई। वो रिवार्ड फिर 12 साल बाद ऐसे वो अरोड़ा साहब DGP बन गए थे विजिलेंस के 2016 में, क्योंकि 2007 में फिर मेरे सामने आना पड़ा। ये 2007 से दोबारा फिर चक्कर ये चला। अच्छा, वो मैं अपना मुकदमा तो भूल ही गया, वो हम बेबी को पकड़ा, भूल भाल गए। तो आपने वो उसका केस सॉल्व कर दिया? उसका सॉल्व कर दिया, अपना केस भूल गया मैं। 2005 में फिर उसी वकील ने हमें सलाह दी, कह रहा ऐसा करो, बात करो, अफसर तो तुम्हारे हैं सारे वाकफ भी, ऐसे तुम्हें 1 दिन की अरेस्ट डालें और कोर्ट में पेश करें और डिस्चार्ज लिख दें। ऐसा ही हुआ। गुराया में गए हैं थाने में, उन्होंने कोर्ट में पेश किया। जब कोर्ट में पेश किया तो उन्होंने कर दिया भी ठीक है डिस्चार्ज, मगर वो टाडा का केस डिस्चार्ज करने की पावर फ्लोर कोर्ट के अंदर थी नहीं। अच्छा। वो करना था एडिशनल सेशन जज ने। वो टाडा की जो सुनवाई करता है ना सेशन जज, वो हाई कोर्ट का ही जज होता है, उसको पावरें हाई कोर्ट की होती हैं। ठीक। टाडा की जो अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट की पावर उसी के पास है। फिर ये पुलिस मुझे वहाँ ले गई। जब वहाँ ले गए तो इन्होंने क्या किया, घर वालों ने एक एप्लीकेशन दे दी SSP को, भाई हमारा जो घर ऐसे नजायज़ फंसा है। पुलिस ने, आप ऊपर से DGP का ऑर्डर था, इन्होंने इंक्वायरी करके 1 ही दिन के अंदर सारा कुछ कोर्ट के अंदर वो भी लगा दिया। तो जज जो है ना, जज बैठ गया सेशन जज, वो पुलिस वालों के गले पड़ गया, कह रहा है मैं पागल लगता हूँ तुझे? एक आदमी 17 साल से PO, टाडा का मुकदमा, DSP पर अटैक, अरे आज तुम आके कह रहे हो ये वो है ही नहीं। और ये इंक्वायरी कल एप्लीकेशन लगी,
आज इंक्वायरी होकर फाइनल हो भी गया। अरे तुम सब मिले हुए हो, मैं नहीं छोड़ूंगा, चल जेल। अरे मुझे जेल भेज दिया उसने। अच्छा, 2006 और क्या में? है जी, 2005 में लास्ट में हाँ। वो जेल भेज दिया। जेल भेज गया तो बस आपकी किस्मत भी। वो देखो उसी मुकदमे में फिर मैं जेल पहुंच गया। अरे मैं मेरठ जेल में भी गया हूँ, वो भी मेरा मुकदमा नहीं था। हाँ। वो भी ऐसे नजायज है ना। तिहाड़ वाले में गया हूँ दोबारा, अच्छा। वो वही पुराना मुकदमा था। अब जेल पहुंच गया जी। मगर वो जो जैसे डेट उसने जज ने डाल दी थोड़ी जल्दी, जो टाडा की तो तारीख ही 2-2 साल की डालते थे जज, कम से कम 6-6 महीने की तारीख। मगर वो जो अफसर गया था उन्होंने एसएसपी को बोला, एसएसपी ने फिर अपना बंदा भेजा, वो जज को आकर चैम्बर में मिला कि सर ये हमारा मतलब अपना ही है, ये हेल्पर हैं हमारे, तो ये ऐसे ऐसे मुकदमा जो है झूठा है। जज कह रहा कुछ भी है जी, मैं तो गवाहियाँ करवा के ही छोड़ूंगा, गवाहियाँ लेके आओ। ये देख लो आप, टाडा की तो तारीख 3-3 साल की पड़ती है, मेरी जज ने हफ्ते हफ्ते की तारीखें डाली और 3.25 महीने के अंदर सारे डीजीपी साहब का हुक्म हुआ तो जितने गवाह थे पुराने, कितने साल पुराने गवाह थे ना, 1990 का केस, 2015 साल पुराने गवाह सारे इकट्ठे करके जज के आगे पेश हुए तो फिर जान बची। अच्छा, जेल के अंदर फिर वो उग्रवादी और गैंगस्टर ये सारे इकट्ठे हो गए, क्योंकि वो तो आप पता ही था उनको 2005 में, तो आप ही हो हाँ, जिन्होंने मरवाए सबको खड़को। पता था। हाँ। बस जेल में उन्होंने मुझे 1-2-3 ट्राइयाँ की मुझे मारने की, अच्छा। मगर भगवान ने साथ दिया, वो मुझे छू नहीं सके। अब इस पे आते हैं कि जो आपकी लाइफ पे जितने अटैक हुए या अटैक करने की कोशिश की गई, आपको मारने की कोशिश की गई, कि सबको पता चल गया था कि सुखविंदर ही काका दयाल सिंह है, जनरल दयाल सिंह है। तो फिर उसमें से कुछ बताइए, मतलब बहुत सारे तो नहीं बता सकते क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत होंगे और जेल में भी है, बाहर भी है, बट कुछ बता सकते। सबसे पहला अटैक तो जलंधर में ही हुआ।